नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारतीय राजनीति का इससे विद्रूप, इससे घृणित और इससे पाखंडपूर्ण चेहरा और क्या हो सकता है। ये लोग भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन के गर्व से निकले थे और तब किस किस तरह की बातें करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या क्या दस्तावेज दिखा करके बड़े से बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और दूसरी हस्तियों के ऊपर आरोप मढ़ देते थे। यहां तक कहते थे कि अगर भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है और अगर राजनीति बदलनी है, जो काली भेड़ें हैं उनको अगर मेन स्ट्रीम की राजनीति से बाहर करना है, शिकंजों के पीछे भेजना है, तो लोकपाल बिल चाहिए। फिर उसका नाम जन लोकपाल बिल कर दिया गया। और उस समय क्या वातावरण था, लगभग पूरे देश में, अकेले दिल्ली में नहीं, इस देश के बड़े शहरों की सड़कों पर नौजवान और जो व्यवस्थाओं से हताश और निराश हो चुके थे, और खास तौर से 2004 और 2014 के बीच में जो भ्रष्टाचार की तमाम तरह की खबरें आ रही थी, घोटाले उजागर हो रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, इससे लोग तंग आ चुके थे। हर तरफ से एक निराशा का वातावरण था। ऐसे में अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ 2011-12 में, तो लोग लामबंद हो गए उनके पीछे। और जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई तो लगा कि ये एक अलग तरह की पार्टी निकलेगी। नाम भी क्या रखा था? आम आदमी पार्टी। और अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी नौकरियां और जमा जमाया कारोबार छोड़ करके इनके साथ आ गए थे। मैं आपको बताऊंगा कि इस बीच कौन कौन चेहरे इनका साथ छोड़ करके गए या इन्होंने छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, और किस किस तरह के लोग इनके साथ फिर रह गए, और उनमें से कितने लोगों पर भ्रष्टाचार के, घोटालों के, गड़बड़ियों के गंभीर एलिगेशन लगे। और अब तो वो केवल एलिगेशन नहीं रह गए हैं, अब तो कई मामलों में चार्जशीट पेश हो चुकी है, इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये कई कई महीने, बल्कि 1 साल से भी अधिक समय तक तिहाड़ की हवा खा करके बाहर आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आप जरा इनका दुस्साहस देखिए। प्रधानमंत्री ने कुछ बयान दिए और कुछ गृह मंत्री अमित शाह के बयान आए, जिनमें ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल चूंकि 5.5 महीने तक तिहाड़ जेल में बैठे रहे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर हमें अब ये कानून लाना पड़ा है, संविधान संशोधन लाना पड़ा है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर कोई मंत्री, अगर कोई केंद्रीय मंत्री, यहां तक के प्रधानमंत्री गिरफ्तार होते हैं और उन पर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जिनमें 5 साल या 5 साल से अधिक समय तक उनको जेल भुगतनी पड़ सकती है, सजा हो सकती है, तो अगर 30 दिन तक उनको गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं मिलती है और वो जेल में बैठे हुए भी अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार ना हो, तो 31वें दिन उनको स्वतः ही
बर्खास्त मान लिया जाएगा, यानी पद से वो मुक्त हो जाएंगे। ये व्यवस्था करने वाला बिल पिछले दिनों पार्लियामेंट में पेश किया गृह मंत्री अमित शाह ने, और उस समय भी कितना बवाल काटा था इन लोगों ने। यही सब थे। उस बिल की कॉपी फाड़ करके, उसके गोले बना करके किस तरह गृह मंत्री के ऊपर फेंके जा रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि भ्रष्टों पर या भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह का शिकंजा कसा जाए, किसी भी तरह की कार्रवाई की जाए, और अगर फिर भी कोई गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए, तो उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाए या बाध्यता हो, कोई कानून ऐसा बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के कितने लोगों के यहाँ छापे अब तक पड़ चुके हैं, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, उसका भी ब्यौरा दूंगा। लेकिन जो आज की घटना है उस पर आते हैं। सौरभ भारद्वाज ही बचे थे मेरे विचार से, या अभी आतिशी मारलेना बची हुई हैं। बाकी तो सबका नंबर आ चुका है और सबके यहाँ लगभग करीब करीब सभी के यहाँ छापे पड़ चुके हैं। और जैसा मैंने कहा है कि इनका दुस्साहस आप देखिए। अरविंद केजरीवाल कहते थे जब मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले गए थे, उनके घर पर छापे पड़े थे, कि चवन्नी भी नहीं मिली। आजकल कोई लूट का पैसा अपने घर में रखता है क्या? ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि अपने लॉकर में ले जाकर के रख दे उसे? कोई बहुत ही कम दिमाग होगा या जिसको जानकारी ही नहीं होगी कि क्या कार्रवाई हो सकती है और एजेंसियां कहां कहां खंगाल सकती हैं, वो ऐसी बेवकूफी करे तो करे। लेकिन हर बार इन्होंने इसी तरह की बातें की। सौरभ भारद्वाज 2 बार मंत्री रहे और दूसरी बार में हेल्थ मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, और कुछ अस्पतालों के निर्माण, कुछ कंस्ट्रक्शंस उनका दायित्व था। उसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो घोटाले की बू आई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तब के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल के यहाँ शिकायत की थी। आज तो विजेंद्र गुप्ता स्पीकर हैं रेखा गुप्ता की सरकार में, और एलजी ने एसीबी को इसकी जांच सौंपी थी। एसीबी ने सत्यता पाई तो इसमें ईडी इन्वॉल्व हो गई, और उसके बाद ईडी ने केस दर्ज किया। और ये जो 13 ठिकानों पर उनके घर समेत, सौरभ भारद्वाज के घर समेत जो 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसको लेकर के ये लोग बिल बिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी मैसेज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। आतिशी मारलेना का आ गया है। फर्जी छापे बताए जा रहे हैं। और जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि ईडी ने मंगलवार की सुबह आम आदमी पार्टी नेता, आम आदमी, ये आम आदमी हैं जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं। देश का आम आदमी अगर इतना समृद्ध हो जाए कि उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे मारने लगे, तो फिर तो मान लेना चाहिए कि देश ने बहुत तरक्की कर ली है। सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शंस में करप्शन का आरोप। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी
एसीबी ने 1 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी और सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ पिछले जून में केस दर्ज किया था। और एसीबी के बाद जैसा मैंने कहा कि ईडी को ये केस ट्रांसफर किया गया और जुलाई में उसने केस दर्ज कर लिया। अब ये जो अरविंद केजरीवाल हैं इन छापों पर कह रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम भाजपा से नहीं डरते, हम देश हितों के साथ खड़े हैं। ये कैसा देश हित है जिसमें करप्शन एक के बाद एक करप्शन के चार्ज लग रहे हैं और एक के बाद एक नेता के ऊपर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो करीब करीब 10 साल 1.5 महीने के आसपास रही है। 3 नेता इसमें स्वास्थ्य मंत्री बने। 3, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज। सत्येंद्र जैन पर जो आरोप हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं जिनमें वो काफी समय तक अंदर रहे। कुल मिलाकर के 4 केस सत्येंद्र जैन के ऊपर हैं और उनमें अब चार्जशीट भी लागू हो गई है, पेश कर दी गई है। ये 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। दूसरी बार ये 14 फरवरी 2015 से 13 फरवरी 2020 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। सौरभ भारद्वाज मार्च 2023 से 8 फरवरी 2025 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। जब ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया और वो जेल गए तो जेल में भी मंत्री बने बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ही नहीं लिया। वो कितने प्रभावशाली हैं या कितने गहरे राज जानते हैं इससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो चार्ज किसको सौंपा गया? मनीष सिसोदिया को। अब विजेंद्र गुप्ता ने जो करप्शन का आरोप लगाया था 22 अगस्त 2024 को, पिछले साल लगभग इसी महीने में और लगभग इसी समय, आज 26 अगस्त है, इन्होंने 22 अगस्त 2024 को शिकायत की थी वीके सक्सेना को जो उपराज्यपाल है। 25 जून को अस्पताल घोटाले की जांच की मंजूरी मिली, यानी इस साल। और सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर मिली भगत करके स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप विजेंद्र गुप्ता ने लगाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी उस समय भी इनकार कर रही थी। और आरोप क्या हैं? 5,590 करोड़ की 24 अस्पताल परियोजनाओं में इन्होंने देरी की। यह भी कहा गया कि इन परियोजनाओं का खर्च बेतहाशा बढ़ा। इसके बाद दिल्ली विजिलेंस विभाग ने जांच पड़ताल की, एसीबी ने एफआईआर दर्ज की और अल्टीमेटली जब मामला गंभीर देखा गया तो ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। आरोप ये है एक्चुअल में कि आप सरकार ने 2018 और 2019 में 5,590 करोड़ की लागत की 24 अस्पताल परियोजनाएं, इनमें 11 ग्रीन फील्ड और 13 ब्राउन फील्ड, इसकी स्वीकृति की गई।
दी थी और इसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है। 6800 के कुल बिस्तर क्षमता वाले 7 आईसीयू अस्पतालों को सितंबर 2021 से 6 महीने के भीतर पूर्व इंजीनियर संरचनाओं का उपयोग करके निर्माण के लिए 1125 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 800 करोड़ की लागत के साथ केवल 50% काम पूरा हुआ। अच्छा, लोकनायक अस्पताल का जो न्यू ब्लॉक परियोजना, इसमें 465 करोड़ की योजना थी, इसको भी मंजूरी दी गई थी। 4 साल में 1125 करोड़ की राशि खर्च कर दी, जो लागत से 3 गुना है। और पॉलीक्लिनिक परियोजना के लिए 168.52 करोड़ लागत स्वीकृत हुई थी। इसमें 54 पॉलीक्लिनिक्स तैयार करने थे, लेकिन 52 का निर्माण करने पर ही 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप अंदाजा लगाइए कि इनके भ्रष्टाचार की क्या कोई सीमा है? और ये लोग आलोचना किसकी करते हैं? केंद्र सरकार की। और हमने देखा है, आपने देखा है, 2014 के बाद से ही जिन जिन परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, उनमें अपवाद स्वरूप कुछ परियोजनाओं की लागत बढ़ी हो तो बढ़ी हो, आमतौर पर लागत बढ़ी नहीं है और टाइम पर ही उनका लोकार्पण भी हुआ, यानी उद्घाटन भी हो गया। तो इनके नाकारापन, परियोजनाओं में देरी, लागत का बढ़ता जाना, ये सब क्या दिखाता है, क्या शो करता है? और सौरभ भारद्वाज के यहां छापे पर भी छाती पीटना शुरू कर दिया इन सब ने। इन्होंने कहा जी हमारी आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। किस किस तरह की बातें की गई थी? जब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया, जब संजय सिंह पर कसा गया, जब अरविंद केजरीवाल के एक सहयोगी थे नायर, उन पर कसा गया, तब भी इसी तरह के आरोप। और तब कहा गया था जी हम कट्टर ईमानदार हैं। और जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, इनको उम्मीद थी कि दिल्ली तो सड़कों पर आ जाएगी और गिरफ्तारी का विरोध करेगी। कोई चुईयां भी सड़क पर नहीं निकली और जिस दिन गिरफ्तार हुए उससे अगले दिन भी दिल्ली पूरी तरह सामान्य थी। लोग वैसे ही अपने काम पर जा रहे थे, लोग वैसे ही दुकान खोल रहे थे। लेकिन इनको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि इनका पानी उतर चुका है, इनका नकाब भी उतर चुका है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति, नई तरह की राजनीति लाने का वादा करके पॉलिटिक्स में आए थे और अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा था। लेकिन आपने तो जो परंपरागत पार्टियां थी और चेहरे थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया। तो लोगों का ऐसा मोहभंग हुआ कि लगातार तीसरी बार लोकसभा में खाता नहीं खुला और इस बार तो लोगों ने इनका तख्ता पलट दिया, इनकी सरकार को टाटा बाय बाय बोल दिया। अब पिछले दिनों आपने सुना होगा मनीष सिसोदिया ने मोहाली के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि येन केन प्रकारेण, सच बोल करके, झूठ बोल करके, चाहे जैसे भी, साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हमें 2027 में भी पंजाब की सत्ता में वापस आना है। और ये सार्वजनिक रूप से कहा गया है मंच पर। तो आप इनके दुस्साहस का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? और जो मैं आपको कह रहा था कि किस किस के यहां अब तक छापे पड़े हैं, इनमें मनीष सिसोदिया के यहां पड़े अगस्त 2022 में, अक्टूबर 2022 में, फरवरी 2023 में। और एजेंसियां थी सीबीआई और ईडी। दिल्ली आबकारी जो नीति घोटाला था,
उसके मामले में सत्येंद्र जैन के यहां छापे पड़े थे मई 2022 और जून 2022 में, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इनके घर पर, इनके दफ्तर पर, इनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े थे। संजय सिंह, जो राज्यसभा के सांसद, इनके यहां अक्टूबर 2023 में छापे पड़े थे। ईडी ने छापे मारे थे। इनके घर छापा पड़ा और बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। उसी समय गिरफ्तार करके ले जाया गया। राघव चड्ढा के यहां छापा तो नहीं पड़ा, लेकिन सीबीआई ने आबकारी पॉलिसी को लेकर के, उस केस को लेकर के इनसे पूछताछ की थी। लगातार इनके यहां छापे पड़े हैं और इनके बहुत सारे नेता अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी बना करके राजनीति में आमूलचूल बदलाव लाने की बात कर रहे थे। जो नेता इनके गिरफ्तार किए गए हैं अलग अलग मामलों में, अमानतुल्लाह खान जो ओखला से एमएलए, इसके अलावा सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, ताहिर हुसैन, प्रकाश जारवाल, अखिलेश त्रिपाठी, दिनेश मोहनिया, जर्नैल सिंह जो राजौरी गार्डन के एमएलए थे, नरेश बालियान, ये उत्तम नगर से एमएलए थे, और कमलाकर रेड्डी जो आम आदमी पार्टी के आंध्र प्रदेश के नेता थे और अवैध खनन के मामले में 2018 में गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा भी कई नाम हैं। इनमें राकेश कुमार है, इनमें मनोज कुमार है, इनमें महेंद्र यादव है। इसके अलावा जरा ये याद करिए कि कितने लोगों का इनसे मोह भंग हुआ कि ये क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं या क्या करवा रहे हैं। योगेंद्र यादव इनके पास आए थे। उनको और प्रशांत भूषण को एक तरीके से इन्होंने धकिया करके बाहर किया, और शायद दोनों हैं भी इसी लायक। कुछ बुरा नहीं हुआ। वो इनके खिलाफ अभी भी कोई अभियान नहीं चला रहे। वो किसके खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं, किसके खिलाफ ट्वीट पर ट्वीट करते रहते हैं और आए दिन साजिशें रचते रहते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूती से लगी हुई है। इसके अलावा साजिया इल्मी, उनको पार्टी छोड़ने के लिए लगभग बाध्य कर दिया गया। अंजलि दमानिया, मयंक गांधी, कपिल मिश्रा, ये सारे ने, और एक आनंद कुमार, एक विनोद कुमार बिन्नी थे, धर्मवीर गांधी, हरिंदर सिंह खालसा, कितने नाम गिनाए जाएं। मधु बहादुरी है, अश्वनी उपाध्याय भी गए थे वहां पर, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। इलियास आजमी, आशुतोष जो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया के दुलारे बने हुए हैं, उनको चर्चाओं में बैठाया जाता है। लंबी लिस्ट है। तो सौरभ भारद्वाज के यहाँ जो छापा पड़ा है, उसने एक बार फिर ये साबित किया है कि ये जो बिल लाया गया है जिसमें सिटिंग मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, यहाँ तक के प्रधानमंत्रियों को भी शामिल रखा गया है, उसके तहत लाया गया है। ये बिल एक्चुअल में कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। और केवल आम आदमी पार्टी की छोड़िए साहब, जो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, यहां तक के कांग्रेस के भी कई राज्यों के नेता अलग अलग समय पर, उनके सिरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इनके यहाँ छापे पड़े हैं, बरामदगियां हुई हैं। अभी भी कर्नाटक के इनके एक एमएलए के यहाँ 12 करोड़ का कैश मिला है।
6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है, 1 करोड़ विदेशी मुद्रा मिली है। इनके झारखंड के एक राज्यसभा के सदस्य के यहाँ से 351 करोड़ रुपए का कैश मिला था, 351 करोड़ का। और इसी तरीके से टीएमसी के पार्थ चटर्जी, कई लोगों के यहां से कैश मिला। महाराष्ट्र में भ्रष्ट नेताओं की कतार लगी हुई है पूरे देश में। और ऐसे में जब मोदी सरकार एक व्यवस्था करती है, कानून लेकर के आती है, ताकि जब ये लोग बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार करें, घोटाले करें, जब ये गिरफ्तार किए जाएं, जब इनको जेल भेजा जाए, तो ये जेल में भी भ्रष्टाचार करने के बावजूद पद पर बने रहना चाहते हैं, इस्तीफा नहीं देना चाहते। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।